हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स, आज आपके चैप्टर 2 के मैं नोट्स लेकर आई हूँ। आप सब ने बोला मैम नोट्स दे दीजिए, हमें पढ़ना है। तो मैंने सोचा आज चैप्टर 2 के, जिसका नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई, इसके नोट्स लेकर आते हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो। ग्रेड 8 के बच्चों, आपकी न्यू साइंस की बुक आ चुकी है और आप भी मार्केट में जाके उसको स्टडी यूपी इंडिया से खरीद सकते हैं। मतलब मैंने वहाँ से खरीदी, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, तो चलो इसके नोट्स करते हैं। द ह्यूमन आई कैन नॉट सी टाइनी ऑब्जेक्ट, हमारी आंखें बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उन्हें नहीं देख सकती। डिस्कवरी ऑफ लेंसेज एंड मैग्नीफाइंग ग्लासेस हेल्प ह्यूमन सी अ हिडन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो जब लेंसेज की डिस्कवरी हुई, मैग्नीफाइंग ग्लासेस आने लगे, तो हम छोटी छोटी चीज़ों को भी देख पाए। द चैप्टर एक्सप्लोर द डिस्कवरी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेल क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट, वाई सेल कंसिडर्ड टू बी द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आपको पता है सेल क्या होता है? सेल होता है सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, जिससे हम एक ह्यूमन बीइंग बन जाता है। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबकी जो शुरुआत होती है ना, एक सेल से होती है। वो सेल ही होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग डेवलप कर सके। ठीक है, इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब जिन ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल होता है उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। जिन ऑर्गेनिजम्स में एक, दो या दो से ज़्यादा सेल्स होते हैं उसको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एग्जाम्पल बैक्टीरिया ईस्ट, दे आर यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर, दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई। चलो पहले देखते हैं हाउ वाज सेल डिस्कवर, किसने डिस्कवर किया था सेल को सबसे पहले। तो जो माइक्रोस्कोप था ना, वो अर्ली 1600 में आ चुका था। द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप अलाउड साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व टाइनी ऑब्जेक्ट्स नॉट विजिबल टू नेकेड आई। तो जब माइक्रोस्कोप आ गया तो साइंटिस्ट जो है वो अब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो थे उनको देख सकते थे। ठीक है, फिर अब एक साइंटिस्ट आए आपके, रॉबर्ट हुक करके। तो रॉबर्ट हुक जो थे 1665 में उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। कैसे की थी? उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज किया था। उन्होंने क्या किया, जो ट्री होता है ना आपका, उसकी जो छाल होती है उसकी एक थिन स्लाइस कर लिया, उसको पतला सा काट लिया। आपकी वो ट्री का जो ट्रंक होता है ना, पूरी उसमें से एक पतला सा स्लाइस ऊपर से छाल उसकी ले ली और फिर उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया। तब उन्होंने देखा कि बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर थे, जिसको उन्होंने सेल का नाम दिया, because it reminded him of small rooms in. So he used a compound microscope to examine a thin slice of cork from the bark of a tree. जो उससे मिला वो bark, उसको उन्होंने cork कहा, cork होता है वो, ठीक। Then he saw tiny box-like structure and named them cells because they reminded him of small rooms in a monastery. So उन्होंने जब वो cells को देखा और वहीं से उन्होंने उस term को coin किया, जब उन्होंने cork को देखा कि this is a cell, cork cell, okay। अब हम आगे शॉर्ट में पढ़ते हैं इसको। ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। ही ऑब्जर्व्ड कॉक सेल्स एंड कॉइन्ड द टर्म सेल। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक लेटर ऑब्जर्व लाइव माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो फिर उसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए हमारे, उन्होंने लाइव माइक्रोऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया, उन्होंने उनको देखा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। सेल दिखता कैसे है? तो ऊपर वाली जो फोटो है वो है आपके ह्यूमन चीक सेल की। आपका चीक होता है ना, उसके अंदर से उन्होंने स्क्रैपिंग्स ली और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। आपकी पूरी बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल्स हैं हर जगह, ठीक है। सो ये जो आपकी ह्यूमन चीक सेल्स है, इसके अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, मतलब जो बहुत बाहर की आउटर कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन है। उसके अंदर आपको गोल गोल सा दिख रहा है ना, डार्क कलर का, वो न्यूक्लियस है। और उसके बीच में दोनों सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच की जो जगह है वो, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, ओके। तो ये एवरी सेल में ये होता ही है ना। प्लांट सेल जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर देखो बिल्कुल अलग है। इसमें क्या क्या होता है? सेल वॉल, तो इसमें सेल वॉल है अलग से, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सेल वॉल है। फिर इसके अंदर प्लास्टिड्स हैं। प्लास्टिड क्या होता है बच्चों? उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिससे कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। और एक लार्ज वैक्यूल दिख रहा है,
तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या फर्क होता है। सो प्लांट सेल के अंदर आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर आपकी सेल वॉल नहीं होती। आपने देखा ना अभी अपना ह्यूमन चीक का सेल, उसमें सेल वॉल नहीं थी। शेप कैसी होती है प्लांट सेल की? रेगुलर या रेक्टेंगुलर। अभी हमने देखा नीचे रेक्टेंगल शेप का था वो। एनिमल सेल कैसा होता है बेटा? इरेगुलर होता है, राउंड सा होता है। ठीक है, कोई परफेक्ट उसकी शेप नहीं है। फिर वैक्यूल, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होता है जो कि बड़ा होता है। तो वो वैक्यूल जो है वो सेंटर में होता है और बड़ा सा होता है। लेकिन एनिमल सेल में आपको स्मॉल या फिर स्कैटर्ड वैक्यूल्स मिलेंगे। अब प्लास्टिड, प्लास्टिड जो होते हैं वो केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उन लोग को खाना बनाना होता है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते। अब न्यूक्लियस की पोजीशन, प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस साइड पे आता है। क्यों? क्योंकि जो वैक्यूल है वो पूरा सेंटर में आ जाता है तो जगह नहीं होती, तो न्यूक्लियस साइड पे आ जाता है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर आपका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पे होता है। आपने अभी ह्यूमन सेल भी देखा ना। अब ये देखो, ये एक एनिमल सेल है, ये आपका एक प्लांट सेल है। एनिमल सेल, ये प्लांट सेल में देखो वैक्यूल अंदर कितना बड़ा नजर आ रहा है आपको, राइट। और सेल वॉल है इसके अंदर, सबसे आउटर कवरिंग। देन इसकी सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर, जो सेल वॉल के अंदर वाली लेयर है। न्यूक्लियस साइड में आपको दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं, तो ये प्लास्टिड जो हैं, ठीक है, ग्रीन कलर के छोटे छोटे। फिर साइटोप्लाज्म जो लिक्विड भरा हुआ है वैक्यूल और आपके सेल मेम्ब्रेन के बीच में, उसको सबको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको एनिमल सेल के अंदर भी मिलता है, साइटोप्लाज्म आपको एनिमल सेल में भी मिलता है, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी होती है। अब आगे चलते हैं। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड एंड प्लांट सेल्स एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। वैक्यूल स्टोर सैप एंड न्यूट्रिएंट। वैक्यूल का क्या काम है बच्चों? वो न्यूट्रिएंट्स और सैप को स्टोर करके रखा है, स्टोरेज हाउस की तरह काम आता है वो प्लांट के। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है एनिमल और प्लांट सेल में, दोनों में। और सेल्स लुक डिफरेंट बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। तो पूरे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, इवन ह्यूमन बींग की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, सब में सेल अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनकी शेप अलग होती है। मसल सेल्स आपको अलग मिलेंगे, नर्व सेल्स आपको अलग मिलेंगे, तो बेसिकली अलग अलग होते हैं। अब हम बैक्टीरिया का सेल भी देख लेते हैं। उनका कैसा होता है? उनके अंदर नॉन डिफाइंड न्यूक्लियस है और उनके अंदर न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड क्या है आपका? रीजन में डीएनए। ओके, फिर इसके अंदर एक सेल वॉल भी बाहर दिख रही होगी आपको, और सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल बोथ आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। अब ये देखो, इसमें न्यूक्लियोइड है, आपको दिख रहा है ये गुचड़ मुचड़ सा स्ट्रक्चर जो है बीच में, ये न्यूक्लियोइड है। उसके बाद बाहर इसका कैप्सूल होता है, फिर उसके अंदर आपकी सेल वॉल आती है, उसके अंदर आपके साइटोप्लाज्म आते हैं, और जो आपको बिंदी बिंदी नजर आ रही है ना, वो राइबोसोम्स हैं, और जो मोटा सा एकदम नीचे की तरफ है मीजोसोम, ये मीजोसोम है। फिर आपका फ्लैजिलम आया, पिलाई आए, पिलाया और फ्लैजिलम जो होते हैं मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो बैक्टीरियल सेल आपका ऐसा दिखता है। आपको पूरे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पूरे बैक्टीरियल सेल के ऊपर दिख रहे होंगे, इनको हम PILI पिलाई बोलते हैं। ओके, ये बैक्टीरियल सेल है, इसका थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। सेल वॉल, द आउटर कवरिंग दैट गिव्स शेप एंड प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरियल सेल, उसको सेल वॉल है। देन सेल मेम्ब्रेन, द लेयर इनसाइड द सेल वॉल दैट कंट्रोल्स व्हाट गोज इन एंड आउट। तो वो सेल मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर थोड़ा सा पोरस स्ट्रक्चर होता है, तो वो क्या अंदर आ रहा है क्या बाहर आ रहा है वो मेम्ब्रेन से होता है। फिर आता है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल, जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ओके, जो भी रिएक्शन होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं आपके। फिर आपका आता है डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल। इट फ्लोट्स फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म एंड इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। जो आपका न्यूक्लियोइड है ना, वही डीएनए, उसी के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। और फिर आता है आपका फिफ्थ, राइबोसोम्स। दे आर द स्मॉल स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म दैट हेल्प इन मेकिंग प्रोटीन्स। राइबोसोम्स क्या हेल्प करते हैं बेटा? प्रोटीन बनाने के लिए। फिर आता है आपका फ्लैजिला। आपने एक लंबा सा स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा, ऐसा लग रहा है उसकी वो है पूंछ। सम बैक्टीरिया हैव टेल लाइक स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प देम टू मूव, उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे अनियन सेल, प्लांट सेल में अनियन सेल के बारे में। ठीक है बच्चों, उसकी शेप कैसी दिखती है, सब अलग दिखने वाले हैं आपको। अब ये अनियन सेल का उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, तो ये इनको कैसा लगा? वॉल शेप। आपने वॉल देखी है जब ईंटों से बनती है, तो उस टाइप की ही शेप है ये। ऑल्दो उसकी जगह एकदम उसकी तरह एकदम से रेगुलर नहीं है, लेकिन इसको ब्रिक शेप बोलते हैं हम। सेल वॉल जो होती है इसमें विजिबल है आपकी, और न्यूक्लियस पुश टू द साइड। न्यूक्लियस जो है वो साइड में दिखेगा आपको, ठीक है, किसी किसी भी साइड में। सेल वॉल दिख रही है आपको, ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, देन न्यूक्लियस है गोल गोल सा, और साइटोप्लाज्म उसके अंदर जो लिक्विड भरा है। अब हम देखेंगे चीक सेल।
एनिमल सेल का, जैसे हमारा हो गया ह्यूमन बींग्स का, तो इसके अंदर क्या आपका इरेगुलर शेप के होते हैं चीक सेल्स, और इसमें बाहर आपको सेल मेम्ब्रेन दिखेगी, अंदर न्यूक्लियस और बीच में साइटोप्लाज्म। ओके, राउंड या इरेगुलर शेप है, नो सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होती, इतना याद रखना, और सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इसके सेंटर में होता है। ओके, तो यहाँ हमने 2 सेल्स के बारे में पढ़ा। अब हम थर्ड सेल पढ़ेंगे, मसल सेल। ये हमारी मसल्स के अंदर होता है, स्पिंडल शेप का होता है और लॉन्ग है, दिख रहा है आपको, एकदम अलग सी शेप है इसकी, बीच में इसके भी न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, तो ये मसल सेल है। इसका बेसिकली काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना, तो इसीलिए ये हमारी मसल्स में होता है, और जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ आपको ये मसल सेल ज़रूर मिलेगा। जैसे आपका ईसोफेगस है, मतलब फूड पाइप जिसे कहते हैं, जैसे आपने खाना खाया और उसको स्टमक तक पहुँचाने के लिए एक फूड पाइप रहता है, उसके अंदर ये वाले सेल्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन करना होता है, जिससे कि खाना कॉन्ट्रैक्ट कर करके वो अंदर स्टमक में जाए। फिर आपके आते हैं नर्व सेल। नर्व सेल जो होता है ना, ये आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि, और नर्व्स में प्रेजेंट होता है क्योंकि इसको सिग्नल ट्रांसमिशन करना होता है। तो अब आप इसकी शक्ल देखिए, वो भी बिल्कुल अलग है। बीच में आपको इसको न्यूक्लियस नज़र आएगा और साइड में आपको इसके डेंड्राइट्स नज़र आएंगे। ये जो मैंने पर्पल कलर से मार्क किया ना, डेंड्राइट्स हैं, ये सिग्नल्स जो हैं आपके इधर उधर भेजते हैं। ठीक है, फिर जो इसकी बॉडी है उसको हम सोमा कहते हैं। ये सेल बॉडी है, बीच में गोल जो है उसकी बीच में न्यूक्लियस है गोल, और उसके अराउंड जो है सेल बॉडी, और साइड से जो उसके सींग से निकले हैं वो डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, एक्सॉन क्या हो गई, इसकी जो लंबी सी टेल है वो एक्सॉन है। सबके फंक्शंस अलग अलग हैं, और सबसे नीचे देखिए ये एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं। ठीक है, और उसके बाद साइनैप्स होता है। साइनैप्स का मतलब जहाँ ये आपके 2 न्यूरॉन्स मिलते हैं ना, नर्व सेल्स मिलते हैं, तो उसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसको हम साइनैप्स बोलते हैं। तो अब इनके एक बार छोटे छोटे फंक्शंस देख लेते हैं शॉर्ट में। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, दे रिसीव द मैसेजेस फ्रॉम द अदर सेल्स। सेल बॉडी या सोमा, इट कंटेन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। बॉडी के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सारी सेल एक्टिविटीज। एक्सॉन जो होती है लॉन्ग फाइबर दैट कैरी सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी के अंदर जो भी सिग्नल जनरेट हुए आपके न्यूक्लियस के अंदर, वो फिर आपके एक्सॉन के द्वारा दूसरी जगह पे ट्रांसमिट किए जाते हैं। माइलिन शीथ क्या है, इट इज़ एन इंसुलेटिंग लेयर दैट स्पीड्स अप द सिग्नल ट्रांसमिशन। आप देख रहे हैं पूरी की पूरी माइलिन शीथ लगी हुई है इसके ऊपर। ओके, सो माइलिन शीथ इज एन इंसुलेटिंग लेयर दैट स्पीड्स अप द सिग्नल ट्रांसमिशन को फास्ट कर देती है वो। फिर एक्सॉन टर्मिनल्स है, विच इज द एंड ऑफ द न्यूरन, पासेस सिग्नल टू द नेक्स्ट सेल्स। दिख रहा है बिल्कुल एंड जो है उसका, उसको आप एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। टर्मिनल का मतलब ही एंड होता है, राइट। फिर वहीं से सिग्नल दूसरे सेल में जाते हैं। साइनैप्स क्या होता है, गैप बिटवीन द न्यूरॉन्स वेयर इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड। तो उनके बीच में जो गैप होता है 2 न्यूरॉन्स के बीच में, उसको हम साइनैप्स बोलते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा नर्व सेल का डायग्राम वेल लेबल्ड मैंने आपको सिखा दिया, सारे फंक्शन सिखा दिए हैं। इसको अच्छे से लर्न करना बच्चों, ये आता है एग्जाम में, वो सेल्स टाइप पूछ सकते हैं, अलग से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं, तो उसमें आपको आपके सारे लेबल डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब हम ना कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जिसमें हमें अलग अलग टाइप के सेल्स कैसे नज़र आएंगे। ठीक, ये भी आपकी बुक में दिया, तो यहाँ मैंने शॉर्ट में बताया क्योंकि नोट्स है हमारे। सो मटीरियल क्या लेना है इसके लिए, आपको राउंड बॉटम फ्लास्क ले लो, वाटर ले लो और बुक ले लो। स्टेप क्या करना है आपको, फ्लास्क को पानी से भरो और उसको टेक्स्ट पे रख दो। जैसे आपने बुक ली ना, कोई भी पेज खोलो उसका और एक फ्लास्क लो, ग्लास ले लो, चाहे आपके घर में ग्लास होगा ना कांच का, उसके अंदर पानी भरो और फिर उसको अपने बुक के ऊपर रख दो, गिरा मत देना पानी। ऑब्जर्वेशन क्या है, टेक्स्ट अपीयर लार्जर, फ्लास्क वर्क लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, हेल्प अस टू सी द स्मॉल थिंग्स। ठीक है, तो आपका जो ग्लास है जब उसमें पानी भर गया तो उसने मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक्ट किया और आपको जो वर्ड्स थे ना वो बड़े बड़े दिखाई देने लग गए। करके देखना, ये बड़ा मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है। अब हम करेंगे एक्टिविटी 2.2। इसमें आपको एक अनियन बल्ब चाहिए, अनियन बल्ब, स्लाइड चाहिए, ग्लिसरीन और आयोडीन चाहिए। अनियन बल्ब का मतलब हो गया बच्चों, अनियन ले लो एक, ठीक है, एक प्याज ले लो, उसको पील करो और उसके बाद उसके ऊपर से एक पतली सी लेयर निकलती है अनियन की, ट्रांसपेरेंट सी। जब तुम उसको काटोगे ना, कभी अनियन काटा होगा तो पता होगा। फिर उस लेयर को लो, उसको आप स्लाइड के ऊपर रखो, आयोडीन से स्टेन करो और उसके अंदर फिर आप ग्लिसरीन की ड्रॉप डाल दो और जितना भी स्टेनिंग एक्स्ट्रा है वो हटा दो। उसके ऊपर आप अपना कवर
एक कवर आती है उस स्लाइड का, उसके ऊपर डाल दो और अब उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, आपको जो अनियन सेल है वो ऐसे नजर आएंगे। हम पीछे भी इसका डायग्राम कर चुके हैं। ब्रिक लाइक नजर आएगा, रेक्टेंगल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। इसमें आपको सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दिखेगा, साइटोप्लाज्म दिखेगा। तो कंक्लूजन क्या है, जो अनियन पील है इट इज मेड अप ऑफ द सेल विद विजिबल सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। तो इस तरीके की आपको अनियन पील दिखेगी, राइट। अब चलेंगे हम ह्यूमन चीक सेल। ये बार बार आ रहा है ना, पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, एक्सपेरिमेंट में रट जाएगा अब आपको। इसमें आपको क्या क्या चाहिए, टूथपिक, ग्लू स्टेन और स्लाइड। स्टेप्स क्या है, जेंटली स्क्रेप द चीक, अपने चीक के अंदर की जो लाइनिंग है ना उसको थोड़ा सा स्क्रेप कर लो, मतलब काटना पीटना नहीं है, जस्ट उसमें से कुछ ऐसा स्क्रेप करके ले लो। स्टेन करो फिर मिथाइलिन ब्लू के साथ, और देखो मिथाइलिन ब्लू एक स्टेन होता है। ऑब्जर्व क्या करोगे आप, जब उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे, यू विल ऑब्जर्व पॉलीगन शेप्ड सेल विथ न्यूक्लियस एंड नो सेल वॉल। इसमें सेल वॉल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन होगी केवल, और पॉलीगन शेप या इरेगुलर शेप आप कह सकते हैं, सर्कुलर या इरेगुलर शेप टाइप के सेल्स, बीच में न्यूक्लियस रहेगा। तो ह्यूमन सेल्स आर एनिमल सेल्स। तो और ह्यूमन सेल्स कंक्लूजन क्या निकला कि जो ह्यूमन बीइंग के सेल्स होते हैं वो भी एनिमल सेल की तरह ही दिखते हैं कुछ हद तक, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होते, बिकॉज मैंने आपको बताया हर सेल का फंक्शन जिस टाइप का होता है उसी टाइप की उसकी शक्ल होती है। ओके, अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आती है, वी विल ऑब्जर्व पॉन्ड वाटर, कि पॉन्ड वाटर में क्या क्या खजाना छुपा है, राइट। नाउ एक पॉन्ड वाटर की ड्रॉप लो, स्लाइड पे रखो, और जब आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे यू विल ऑब्जर्व टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मूविंग देयर। इसका मतलब है कि पॉन्ड वाटर कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ये पॉन्ड वाटर में आपको मिलेगा। इसीलिए आपकी मम्मी बोलती है बच्चों ऐसे रुके हुए पानी के अंदर पैर नहीं रखने चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर इतने छोटे छोटे टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपको बीमार कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी आई टू ऑब्जर्व सॉइल सस्पेंशन। इन दिस यू हैव टू मिक्स मॉइस्ट सॉइल विद वाटर, ड्रॉप सैंपल ऑन द स्लाइड। सॉइल लो, गार्डन वगैरह से ले आओ, उसके अंदर पानी डालो, पानी की ड्रॉप, फिर उसको स्लाइड पे रखो और ऑब्जर्व करो। आपको दिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। कौन कौन से दिख सकते हैं, फंगाई, बैक्टीरिया, एल्गी, ये सब आपको सॉइल में दिख सकते हैं। ओके, सो कंक्लूजन क्या है आपका, सॉइल हैज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉट विजिबल टू नेकेड आई। इससे पहले तो आपको सॉइल में ऐसा कुछ नहीं नजर आया ना, आपको सिर्फ पत्थर कंकड़ नजर आते थे और बाकी की चीज़ें, लेकिन अब आपको सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चलते हुए नजर आए। तो ये सब किसका कमाल है, आपके माइक्रोस्कोप का। ठीक, चलो ना, वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इतनी देर से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बातें कर रहे हैं, होते क्या एग्जैक्टली ये, they are the living organisms too small to see with the naked eye and they can be seen only with the help of a microscope। तो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये यूनिसेलुलर होते हैं और आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब केवल एक सेल है, मल्टी का मतलब इसके अंदर 2 से ज़्यादा सेल्स हैं। टाइप्स क्या हैं अब इसके, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की श्रेणी में आते हैं। प्रोटोजोआ क्या होता है बच्चों, जैसे अमीबिया और पैरामीशियम, हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, वायरसेस जो होते हैं वो ए सेलुलर होते हैं, उनके अंदर सिर्फ सेल ही नहीं होता। इसी की वजह से वायरसेस को हमेशा होस्ट चाहिए होता है जब भी उन्हें इन्फेक्शन फैलाना है। होस्ट मतलब कोई ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी चाहिए होती है, उसी के अंदर वो जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए जब कोविड फैला था वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा था। क्यों, क्योंकि वो वायरस जो था वो ह्यूमन बॉडी में जाके ही ग्रो कर सकता है, उसका अदरवाइज खुद का कोई सेल नहीं है, खुद वो ग्रो नहीं कर सकता। ओके, चलो, तो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर ये टेबल दिया है, वहीं से हमने कॉपी किया है। तो इसके अंदर आपको ऑर्गेनिजम्स दिखाए हैं और उसका टाइप बताया और किस टाइप की उनकी शक्ल दिखती है वैसा बताया है। तो सबसे पहले आपका आया अमीबा। अमीबा इज़ अ प्रोटोजोआ, ठीक है, और इसकी शक्ल कैसे होती है, इरेगुलर शेप होती है एंड वो मूव करता है। आपने अमीबा देखा होगा, बिल्कुल आप चाहे अपना एक पेंसिल लो और एक ऐसा अजीब सी फिगर बना दो तो अमीबा किसी भी शेप का हो जाता है। ओके, तो द सेकेंड है आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम भी प्रोटोजोआ होता है। इसके पास पैरामीशियम के पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फिर एल्गी आ गया। एल्गी जो होता है वो सिंगल सेल होता है और उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है क्योंकि वो भी अपना खाना खुद से बनाता है। फिर आपका है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड जो होती है एक फंगाई होती है, फंगस होती है। आपने देखा होगा ब्रेड को ज़्यादा देर तक गर्मी में बाहर रख दिया, एक्सपायरी डेट हो गई उसकी, उसके बाद भी रखा तो उसके अंदर फंगस ग्रो कर जाती है। फंगस कैसी होती है, ब्रांच्ड फिलामेंट होते हैं, इसके अंदर कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता। बच्चों ये वाला टेबल समझने के लिए ना आप अपनी एनसीईआरटी की बुक का ये वाला पेज खोल देना, उसके अंदर ये पूरा टेबल दिया, उसके साथ इनकी पिक्चर्स भी दी हुई हैं। ना मोल्ड क्या होता है, वो तो ब्रेड मोल्ड हो गया। एक खाली मोल्ड है, वो भी फंगाई ही होता है, उसका भी सेम स्ट्रक्चर होता है जैसे कि ब्रेड मोल्ड का होता है।
नेक्स्ट आपका है एल्गी। एल्गी आपने देखी भी होगी, आपने पॉन्ड्स या कहीं पर जहाँ रुका हुआ पानी होता है ना, वहाँ पानी के ऊपर एक हरे रंग की लेयर सी हो जाती है, उसको एल्गी बोलते हैं हम। तो इसके अंदर ग्रीन कलर की क्यों होती है वो? क्योंकि वो उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है। फिर आया आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है राउंड शेप का भी होता है, स्पाइरल भी होता है, रॉड शेप भी होता है। अलग अलग टाइप की शेप्स होती हैं आपकी बैक्टीरिया की, और हमने अभी बैक्टीरियल सेल एक पढ़ा भी था डिटेल में, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स में ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है, कहाँ से शुरुआत होती है? तो सबसे पहले हमारी सेल से शुरुआत होती है, जो कि एक बेसिक यूनिट होता है। बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। सिमिलर टाइप के सेल्स जो होते हैं ना, वो मिलते हैं फिर एक और टिश्यू बनाते हैं। अब जब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाया। अब ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे आपका एक लीवर हो गया, ठीक है, पहले उसमें सेल्स आए थे, फिर सिमिलर टाइप ऑफ सेल मिले तो उन्होंने एक टिश्यू बनाया, और बहुत सारे टिश्यूज मिलके आपके ऑर्गन बनाया, एक लीवर बन चुका इस तरीके से। तो लीवर में अलग टाइप के सेल्स होंगे, और वहीं आपका जो हार्ट है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, रिलैक्सेशन होती है, तो उसके अंदर अलग टाइप के सेल्स होंगे, क्योंकि उनका फंक्शन अलग है। बनने का तरीका क्या है? सेल से स्टार्ट होगा, टिश्यू बनेगा, फिर ऑर्गन बनेगा, उसके बाद आपका ऑर्गन सिस्टम बनेगा। इस तरह से जब अलग अलग ऑर्गन बन जाते हैं, हार्ट, लीवर, किडनी, ये सब बन गए, तो आपका पूरा ऑर्गन सिस्टम तैयार हो गया। और जब एक ऑर्गन सिस्टम बन गया तो ह्यूमन बींग उसके ऊपर अपने आप बन जाता है, राइट। उसके बाद ह्यूमन बींग बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो कोई भी आपसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा, आप सेल से स्टार्ट करेंगे। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है ना। हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स? हम कैसे कनेक्टेड है माइक्रोब्स? हमें क्यों जानना माइक्रोब्स के बारे में? सो बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन देखो। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स, दे आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। दे इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरसेस। दो वायरसेस आर अ स्पेशल केस। स्पेशल केस क्यों? मैंने आपको बताया, वो उनके अंदर कोई सेल नहीं होता है और उनको होस्ट बॉडी चाहिए होती है अगर वो ग्रो करना चाहते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कोई शॉर्ट नोट आएगा तो आप ये पूरा लिखेंगे, और उसके बाद आप, अगर ये कम मार्क्स का है तो इतने से भी बहुत हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो आप बाकी सबको भी एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। फिर आगे ये लिखो आप इसमें, वेयर आर माइक्रोब्स फाउंड? तो माइक्रोब्स जो है हर जगह हैं, दे आर फाउंड एवरीवेयर, इन एयर, वाटर, सॉयल, फूड एंड इवन इनसाइड आवर बॉडीज। बॉडीज में भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये हर जगह मिलते हैं हमको। सम ग्रो ऑन फूड आइटम्स लाइक मोल्ड, ऑन ब्रेड और फ्रूट। आपने फ्रूट्स भी देखे होंगे, अगर वो सड़ जाते हैं तो उनके ऊपर एक वाइट कलर की लेयर आ जाती है, उसको हम फंगाई या मोल्ड बोलते हैं ना। वाई डोंट माइक्रोब्स स्पॉइल पिकल्स और मुरब्बास? आपने देखा होगा अचार, हम अभी गर्मियों में अचार डालेंगे आम का, वो पूरा साल चलता है, वो क्यों नहीं ख़राब होता? या मुरब्बा क्यों नहीं ख़राब होता? अब जो मुरब्बाज होते हैं वो आपको खाए होंगे आपने से, आम का मुरब्बा या फिर आपका सेब का मुरब्बा, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है, और वहीं आपके पिकल के अंदर बहुत ज़्यादा खट्टापन होता है और बहुत सॉल्ट होता है, जो कि नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स की तरह एक्ट करता है। इसीलिए आपका अचार और मुरब्बा लंबे टाइम तक खराब नहीं होता। They contain high salt या sugar content which prevents the microbial growth. It acts as a preservative. Now, next, microorganisms as key players in cleaning the environment. अभी हम माइक्रोब्स के साथ कैसे जुड़े हैं उसका आंसर है ये। माइक्रोब्स जो होते हैं ना, एक तो गुड बैक्टीरिया होता है, आपको पता ही होगा, हमारी गट के अंदर एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। एक तरह से तो हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। जब आप कर्ड बनाते हैं घर में, उसमें भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आता है। फिर आपकी मम्मी जब ईस्ट बनाती हैं, भटूरे का आटा, उसके अंदर भी हम ईस्ट डालते हैं, ठीक है, तो वो भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है ना, तो वहाँ पर वो ग्रो करता है। और दूसरा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना क्लीनिंग में भी हेल्प करते हैं, वो इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। आओ देखते हैं कैसे। फ्रूट, वेजिटेबल पील्स इन द गार्डन सॉइल डिकम्पोज ओवर टाइम। आपने देखा होगा जब आपने नेचुरल कॉम्पोस्ट बनती है, कैसे बनती है? जब आपने घर में वेजिटेबल छीली, उनके जो छिलके होते हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर उसके अंदर कुछ ड्राई लीव्स डालते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही कुछ हफ्तों के लिए, तो धीरे धीरे वो सड़ जाते हैं और उसके ऊपर माइक्रोब्स एक्ट करते हैं, जिससे उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है और वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं, खाद में बन जाते हैं। तो वही खाद अगर आप अपने प्लांट्स में डालते हो ना, तो उनमें बहुत सुंदर फूल आते हैं, बहुत अच्छी वेजिटेबल्स ग्रो करती हैं। ओके, तो इस तरीके से वो हमारी हेल्प भी कर रहे हैं, क्लीन भी कर रहे हैं एनवायरनमेंट, और हमको मैन्योर भी दे रहे हैं। So how do microbes help? They break down the complex material into simpler substances. इसके ऊपर उन्होंने ऐड किया, complex material को simpler substances में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। Then they convert the waste into nutrient rich manure, जिसको हम बोलते हैं composting। तो जितना भी waste material था वो nutrient rich manure में change हो गया।
ठीक है। तो जितना भी ये वेस्ट था ना, उससे हमारी मैन्योर या खाद बन गई, एंड इट हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। इस तरीके से रिसाइकल हो गए न्यूट्रिएंट्स, वहीं से हमने सब्जियां उगाई, वही सब्जियां हमने खाई, उन्हीं के छिलकों से हमने मैन्योर बनाया, फिर से वो दोबारा सॉइल के अंदर चली गई। तो इस तरह से ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। नाउ आवर साइंटिफिक हेरिटेज। एंशियंट टेक्स्ट जैसे वेदास रेफर टू दृश्य मतलब विजिबल एंड अदृश्य मतलब इनविजिबल लिविंग बींग्स सिमिलर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारे वेदास में भी इस चीज़ का उन्होंने दिया है कि अदृश्य चीज़ें हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखती। माइक्रोब्स मेंशन्ड इन ओल्ड इंडियन टेक्स्ट एज क्रीमी, जिनको हम वर्म्स या फिर माइक्रोब्स बोलते हैं। तो एंशियंट वाले लोग, जो पुराने लोग थे, वो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते थे, वो उनको क्रीमी बोलते थे। ठीक है, जिनका मतलब है वर्म्स या फिर छोटे छोटे कीड़े जो हमें आंखों से नज़र नहीं आते। नाउ अ स्टेप फर्दर, माइक्रोब्स इन बायोगैस। बायोगैस क्या होती है और वहाँ पे माइक्रोब्स का क्या रोल है? सर्टेन माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया एंड फंगाई, दे डिकम्पोज एनिमल या प्लांट वेस्ट, रिलीज द बायोगैस। एंड बायोगैस बेसिकली क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द गैसेज लाइक मीथेन एंड इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। तो अब देखो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक्ट करते हैं वेस्ट मटेरियल के ऊपर, जैसे आपकी वेजिटेबल या इस सब पील, जो आपके घर से जितना भी कचरा जाता है वो सब कचरा जाके एक जगह डंप किया जाता है। फिर उस कचरे से वो उसको प्रॉपर कंडीशंस में रखते हैं, उसके बाद उसको एक टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं, जिससे कि उसके अंदर से बायोगैस निकलती है। और दो चीज़ें निकलती है, एक तो बायोगैस निकल गई जिसको हम कहते हैं मीथेन, जिससे कि घर घर में जाके खाना बनता है। विलेजेस में यही बायोगैस जाती है और वो लोग अपना खाना बनाते हैं। दूसरी, जो बाकी का मटीरियल बचा हुआ है वो बन जाता है मैन्योर मतलब खाद, जो कि पेड़ों में डाल दिया जाता है और उससे पेड़ अच्छे से उग जाते हैं। आगे चलते हैं। बी ए साइंटिस्ट। डॉक्टर आनंदा मोहन चक्रवर्ती, ही क्रिएटेड अ बैक्टीरिया दैट कुड क्लीन ऑयल स्पिल्स। उन्होंने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बनाया था जो कि ऑयल स्पिल्स को क्लीन कर सकता था। ठीक है, मतलब फटाफट उसको खत्म एकदम क्लीन कर देता था। ही वॉज फर्स्ट टू पेटेंट अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। उसका जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म था वो उन्होंने पेटेंट करा दिया था। अब होते क्या हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? जीएमओस कहते हैं इनको। दे आर द ऑर्गेनिजम्स, चाहे प्लांट, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हुज जेनेटिक मटीरियल हैज़ बिन ऑल्टर्ड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। तो उनका जेनेटिक मटेरियल ही वो ऑल्टर कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो उनके अंदर वो फीचर्स जो फीचर्स वो चाहते हैं उसके अंदर डालना, वो आ जाते हैं। ठीक है। सो इन 1971 डॉक्टर आनंद ही डेवलप्ड जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया जिसका नाम था स्यूडोमोनास पुतिडा। इट वॉज कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन क्रूड ऑयल, अ पोटेंशियल टूल फॉर क्लीनिंग अप ऑयल स्पिल्स। ठीक है, ऑयल गिर जाता था तो उस क्रूड ऑयल को क्लीन करने के लिए ये बैक्टीरिया यूज़ किया जाता था। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड, जैसे ईस्ट और डो हो गया। सो ईस्ट हेल्प्स इन फर्मेंटेशन एंड मेक्स अ डो राइस। ईस्ट क्या होता है? जो भटूरे हम बनाते हैं ना, उसके अंदर मैदा होता है, उसके अंदर हम ईस्ट डालते हैं जिससे कि वो आटा फूल जाए और आपके भटूरे भी फूले फूले बने। सो वो फर्मेंटेशन में हेल्प करता है और उसकी वजह से डो जो है वो दोगुना हो जाता है, राइज कर जाता है। Now when added to flour with warm water and sugar, each produce gas causing dough to expand. अब ये expand होता क्यों है? क्योंकि जब आपने उस मैदे का आटा गूंदा, उसके अंदर हल्की सी शुगर डाली, ईस्ट डाला, तो वो ईस्ट जो है उसके साथ रिएक्ट करके पानी और उसके अंदर वार्म वाटर डाला, तो वार्म वाटर में वो रिएक्शन होता है केमिकल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से डो जो आपका राइस कर जाता है। अब कर्ड फॉर्मेशन में क्या होता है बच्चों? हम एक बाउल में लेते हैं वार्म मिल्क और कर्ड डाल देते हैं, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो दही जम गया। बाउल बी में हमने क्या किया? कोल्ड मिल्क लिया और उसी के अंदर भी दही डाला थोड़ा सा, लेकिन वो कर्डल नहीं होता है, उसकी दही नहीं जमेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। अब जो लैक्टोबैसिलस है जो कि कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जब वो वार्म कंडीशंस में रहता है तभी वो ग्रो करता है, तभी वो कर्ड जमती है आपकी। अब वो दही जमा कैसे? जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इन द कर्ड, इट हेल्प इन कर्डलिंग मिल्क बाय प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड। ओके, आपने देखा होगा सर्दियों में दही बहुत देर में जमता है। क्यों? क्योंकि सर्दियों में उसको उतना टेम्परेचर नहीं मिल पाता जो उसको चाहिए। तो लैक्टोबैसिलस ग्रोज इन लिटिल वार्म कंडीशंस। ओके, इसलिए गर्म जब दूध लिया हमने तभी वो ग्रो किया। लेकिन अगर आप अभी बॉइल्ड मिल्क में कर्ड डाल देंगे ना बेटा, तो भी वो कर्डल नहीं होगा, क्योंकि उसको सिर्फ वार्म टेम्परेचर चाहिए, एकदम ज़्यादा गर्म में वो बैक्टीरिया नहीं काम करता, वो मर जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया। व्हाट इज राइजोबियम? तो राइजोबियम क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है उसको वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो प्लांट्स उसको यूज़ कर सकें। तो इसीलिए इसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। और ये रहता कहाँ पर है? जो आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसकी रूट्स के अंदर छोटे छोटे नॉट्स बने होते हैं। ठीक है, नॉट्स समझते हैं ना, गांठ बनी होती है, उस गांठों के अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। It lives in the root nodules of leguminous plants like peas, beans, gram and lentils. उनकी roots में रहता है। Rhizobium has a symbiotic relationship with these plants. Both organisms benefit. अब इनका symbiotic relationship होता है plants के साथ। Symbiotic relationship क्या होता है? जैसे मान लो आपका एक दोस्त और एक आप हो। आपका दोस्त जो है वो पढ़ने में अच्छा है और आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो आप क्या करते हो, जब आपको चीज़ें समझ में नहीं आती आप अपने दोस्त के पास जाके उससे समझ लेते हो, और आपके दोस्त को जो ड्राइंग या प्रोजेक्ट बनवाना होता है वो आपकी हेल्प ले लेता है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं। इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब आपस में दोनों को बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके का रिश्ता है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया का प्लांट्स के साथ। ओके, नाउ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, द प्लांट प्रोवाइड शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट टू द राइजोबियम। उसको रहने की जगह दे रहा है प्लांट जो है, और उसको न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। इन टर्न राइजोबियम कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म कॉल्ड नाइट्रेट्स। और इसके एवज में वो क्या कर रहा है? इसके बदले में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि प्लांट यूज़ कर सकता है। देन प्लांट्स यूज दीज नाइट्रेट्स टू मेक प्रोटीन्स एंड ग्रो बेटर। तो प्लांट यूज़ करते हैं नाइट्रेट्स को प्रोटीन बनाने के लिए और फिर ग्रो करते हैं अच्छी तरीके से। तो दोनों का कितना प्यारा रिश्ता हो गया। इसी तरीके से आपको भी बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ रहना चाहिए। दोनों एक दूसरे का भला करोगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करोगे तो आगे बढ़ोगे, अदरवाइज खींचते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। Now, why is rhizobium important? It enriches the soil by increasing nitrogen content. इसलिए rhizobium important है क्योंकि वो soil में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। इट reduces the need of chemical fertilizer. तो अगर आपकी सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होगा तो आपको बाहर से डालना पड़ेगा, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे। इसीलिए इस ऐसी सॉइल के अंदर आपको केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, इट हेल्प इन नेचुरल फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इस तरीके से फार्मिंग जो है नेचुरल तरीके से हो जाती है, राइट। और एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा होता है, क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं, फार्मर को भी इस चीज़ से फ़ायदा होता है। नाउ वी विल रीड अबाउट अमेजिंग माइक्रोएल्गी टाइनी हेल्पर्स इन वाटर। अब माइक्रोएल्गी के बारे में अगर आपको कोई शॉर्ट नोट आता है तो आप ये लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट इज माइक्रोएल्गी। माइक्रोएल्गी होती क्या है? इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर, सॉइल, एयर या फिर ऑन ट्रीज। ओके, वाटर में रहता है, सॉइल में रहता है, एयर और ट्रीज में रहता है। ये भी ग्रीन कलर का होता है और ये सनलाइट यूज़ करता है क्योंकि इसके अंदर भी क्लोरोफिल रहता है। तो ये सनलाइट यूज़ करके अपना खाना बनाता है। इट यूज सनलाइट टू मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और एग्जाम्पल क्या आपके माइक्रोएल्गी के? स्पिरुलियाना, क्लोरेला एंड डाइटम्स, ये तीनों आपके माइक्रोएल्गी हैं। अब हम पढ़ेंगे इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो ये जो माइक्रोएल्गी होते हैं ना बेटा, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके हेल्थ सप्लीमेंट्स में डाले जाते हैं और मेडिसिन में भी यूज़ होता है। दूसरा, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं तो ये ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स की तरह, एंड दे कैन बी यूज टू मेक बायोफ्यूल, और इनको हम बायोफ्यूल बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब इनके काम हो गए कि कैसे हमारी हेल्प करते हैं। आगे वाटर में इनका क्या रोल होता है, ये वाटर ऑर्गेनिजम्स को कैसे हेल्प करते हैं। सबसे पहले आपको बताया कि ये प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन, तो उससे क्या होता है, माइक्रोएल्गी परफॉर्म फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक प्लांट्स, सो दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे रिलीज द ऑक्सीजन इनटू द वाटर। समझ में आया? जैसे प्लांट्स करते हैं। देन दिस ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। तो जो उसके अंदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना ब्रीथ करने के लिए। तो ये माइक्रोएल्गी जो है वहाँ पे ऑक्सीजन का कंटिन्यूस फ्लो रखती है, जिससे कि जो वहाँ के अंडर सी एनिमल्स हैं उनको आपकी ऑक्सीजन मिलती है और वो भी जिंदा रहते हैं। आगे कैसे हेल्प करती है? इट क्लीन्स द वाटर। कैसे? इट एब्जॉर्ब हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रेट एंड फॉस्फेट्स फ्रॉम डर्टी वाटर। अब आपको पता ही है फिशेस जो होती हैं, आपकी इंडस्ट्रीज जो होती हैं वहाँ से वेस्ट मटेरियल निकलता है, गंदा पानी निकलता है। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं अपने कपड़े धोते हैं पानी में, वो सब डर्टी वाटर जाता है। तो माइक्रोएल्गी जो होती है उसमें के डर्टी वाटर के नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स उनको एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर और फिर उस पानी को क्लीन कर देती है। These nutrients can cause pollution and algal blooms if not removed. ठीक है, अगर ये नहीं रिमूव किए गए तो बहुत दिक्कत आ सकती है पानी में।
सो माइक्रो एल्गी रिड्यूस पॉल्यूशन एंड हेल्प कीप वाटर क्लीन एंड बैलेंस। तो ये माइक्रो एल्गी हेल्प करती है वहाँ का बैलेंस बनाने के लिए, वहाँ के इकोसिस्टम को प्रॉपर्ली चलाने के लिए, उसको क्लीन रखती है, पॉल्यूशन को कम करती है और आपका इकोसिस्टम बैलेंस रहता है वहाँ पे। और माइक्रो एल्गी क्या करते हैं, दे आर फूड फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये एक्वेटिक एनिमल्स इनको खाते भी हैं। माइक्रो एल्गी आर द फर्स्ट स्टेप ऑफ फूड चेन इन वाटर। फूड चेन आपको पता है, आगे पढ़ोगे नहीं पता तो बाद में बताऊंगी मैं। सो दे आर ईटन बाय टाइनी वाटर एनिमल्स कॉल्ड जू प्लैंकटन विच आर देन ईटन बाय अ फिश। तो माइक्रो एल्गी जो होती है वो पहला स्टेप होती है, मतलब सबसे छोटी यही होती है, अपना खाना ये बेचारी खुद बनाती है, फिर इसको जू प्लैंकटन करके छोटा सा टाइनी वाटर एनिमल होता है वो खाता है, फिर वो जू प्लैंकटन को आपके फिशेस खाती हैं। तो इस तरीके से ये फिश का फूड भी बन जाता है और छोटी फिश को फिर बड़ी फिश खाती है, तो ये आपकी फूड चेन बन जाती है। सो दिस हेल्प टू मेंटेन अ हेल्दी इकोसिस्टम। सो और नेक्स्ट क्या यूज़ है इसका, इट इज़ यूज इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। मतलब वेस्ट वाटर होता है उसके ट्रीटमेंट, उसको साफ करने के लिए भी माइक्रो एल्गी यूज़ की जाती है। सम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स यूज स्पेशल टैंक्स विद माइक्रो एल्गी। दीज एल्गी हेल्प रिमूव द टॉक्सिन्स, मेटल्स एंड वेस्ट फ्रॉम द वाटर। दिस प्रोसेस इज इको फ्रेंडली एंड लो कॉस्ट। सो ये प्रोसेस में क्या करते हैं, बड़े बड़े टैंक्स में पानी डाल देते हैं गंदा और माइक्रो एल्गी डाल देते हैं, जिससे कि वो टॉक्सिन्स और वहाँ मेटल या जितना भी वेस्ट है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और ये प्रोसेस जो होता है नेचुरली क्लीन हो जाता है, आपका पानी इको फ्रेंडली रहता है और कॉस्ट भी इसमें कम इन्वॉल्व होती है। नाउ वी विल रीड स्नैपशॉट्स यानी समरी पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर के फिर से पढ़ लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टाइनी, इनविजिबल टू द नेकेड आई। Second point, they are found everywhere, even in the human body. Third, they can be unicellular like bacteria and protozoa or multicellular like fungi, algae or human beings. Fourth, cell is the basic unit of life. अब इसमें मुझे नहीं लगता आपको कुछ समझाना है क्योंकि हम पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर चुके हैं, सारी नोट्स एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब आप मुझे बता देना, कुछ समझ में नहीं आएगा ना बच्चों तो आप मुझे समझाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियोइड एक्सेप्ट बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया में नहीं होता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट 6 पॉइंट इज फंगाई सेल्स हैव सेल वॉल बट नो क्लोरोप्लास्ट। उनके अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। 7, माइक्रोब्स आर यूजफुल, कैसे, कर्ड, ब्रेड, क्लीनिंग वेस्ट, एंड कैन ऑल्सो भी हार्मफुल एज दे कॉजेज डिजीजेस। तो माइक्रोब्स यूजफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। चलो लास्ट पॉइंट इज वायरसेस। 8th पॉइंट पढ़ रही हूँ मैं। वायरसेस आर डिफरेंट, दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड अ होस्ट। ठीक है, वायरसेस अलग होते हैं, वो उनको होस्ट चाहिए ही होता है तभी वो अपना इन्फेक्शन फैला सकते हैं। ना इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स, दे आर द टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। व्हाट इज फर्मेंटेशन? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच माइक्रोब्स लाइक ईस्ट कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल या फिर गैस। उसी की वजह से वो फर्मेंट करते हैं। जब वो फर्मेंट करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है, गैस निकलती है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। व्हाट इज बायोगैस? फ्यूल प्रोड्यूस बाय माइक्रोबियल ब्रेकडाउन ऑफ द वेस्ट, इट कंटेन्स मीथेन। तो बायोगैस क्या होती है, जब आप वो सारा वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, ये सब चीज़ें, कचरा जो होता है उसके ऊपर जब माइक्रोब्स होते हैं एक्ट करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं तो फिर मीथेन गैस निकलती है। What is lactobacillus? It is a bacteria used to make curd by converting milk sugar into lactic acid. Milk sugar को वो lactic acid में convert करके आपका कर्ड बनाता है। What is cell? It is the basic unit of life that carries out all life processes. छोटे से सेल के अंदर पूरी दुनिया समझो है। What is unicellular? Organism made up of only one cell. What is multicellular? Organism made up of more than one cell. What is microalgae? They are tiny plant-like organisms that make their own food and they support the oxygen production. कितने अच्छे होते हैं microalgae. What is nucleoid? It is a region in the bacterial cell where DNA is located, not membrane bound. ऐसा ही आपने देखा ना, थ्रेड लाइक ऐसा गोल गोल सा कुछ कुछ भी गुचर मुचर टाइप्स बना होता है, डैट इज उसके अंदर DNA होता है लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, वो न्यूक्लियोइड होता है। उसके बाद आया आपका साइटोप्लाज्म। इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। उसके बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियस? इट कंट्रोल्स द सेल एक्टिविटी। सेल एक्टिविटी न्यूक्लियस द्वारा कंट्रोल की जाती है। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? इट इज़ द आउटर फ्लेक्सिबल कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल। और ये इसके अंदर से गैसेज एक्सचेंज होता है, इसके अंदर से मटीरियल्स आ जा सकते हैं बाहर, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से।
व्हाट इज सेल वॉल? इट इज़ अ रिजिड आउटर लेयर इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल भी होती है। व्हाट आर प्लास्टिड्स? दे आर द प्लांट ऑर्गेनेलीज लाइक क्लोरोप्लास्ट, दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट ऑर्गेनेलीज होती है वो उसी की तरह होती हैं, कैसे क्लोरोप्लास्ट की तरह होती हैं प्लास्टिड्स, और वो फोटोसिंथेसिस में मदद करती हैं। वैक्यूल क्या होता है? इट इज़ अ स्टोरेज सैक इन सेल। आपने देखा था प्लांट सेल के अंदर सेंटर के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल था, वो तो वही वैक्यूल जो है वो स्टोरेज हाउस ऑफ द प्लांट होता है। व्हाट इज मल्टी सेलुलर? हमने अभी पढ़ा, इट इज मेड ऑफ मेनी सेल्स। एग्जाम्पल इसका ह्यूमन है। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल जो है वो अमीबा है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। अब बच्चों प्यारे, तुम्हारा सारा का सारा नोट्स इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। इस चैप्टर के मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी डाल दिए हैं आपके एनसीईआरटी के। इसके बाद मैं आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह लाऊंगी। ओके, तो क्लास 8 के बच्चों, आपकी हिंदी और साइंस की बुक आ चुकी है। साइंस के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं, चैप्टर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि जितने भी वीडियोज़ हो ना बच्चों, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उनको पढ़ पाओ। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करती हूँ कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। ठीक, चलो चलो, बाय बाय, टेक केयर, स्टे अवेयर, बाय बाय।